अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क भर में आज 4 नशिस्तों पर बाय इलेक्शन हो रहे हैं, जिसके गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुरम NA-45 की, जहां पर अब तक की इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। नौशहरा PK-63 ये वो सीटें जो 2018 में तहरीक इंसाफ ने जीती थी, लेकिन गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक यहाँ पे नून लीग की 1500 वोट्स की लीड है, जबकि PP-51 गुजरावाला में इस वक्त नून लीग आगे है। ये सीट 2018 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती थी। और डस्का NA-75 वहाँ पर इस वक्त नून लीग आगे है, जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं उनके मुताबिक। लेकिन डस्का में आज पूरा दिन हमने देखा कि PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने रहे। बदनज़मी नजर आई, कुछ पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग भी रोकी गई और कुछ नामालूम अफराद ने हवाई फायरिंग भी की, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। उनकी तफसील से हम बात भी करेंगे। लेकिन इस वाक़ये की जिम्मेदारी हुकूमत अपोजिशन पर डाल रही है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग पर, और नून लीग पूरा दिन जिम्मेदारी हुकूमत पर डालती रही। इल्ज़ाम दोनों तरफ से लगाए गए। अब से कुछ देर पहले डॉक्टर शहबाज गिल ने यह ट्वीट भी किया था कि जो इतलात उनको मिली है उनके मुताबिक जावेद बट नामी शख्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन माजिद को गोलियां मारकर कत्ल किया था और एक दूसरे कारकुन को जख्मी किया था। इस पर सबसे पहले हम अपने रिपोर्टर की तरफ जाएंगे और उनसे पूछेंगे। उमर इजाज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उमर इजाज़ साहब, क्योंकि दिलचस्पी है कि इस वक्त कौन आगे है कौन पीछे है, ज़रा मुख्तसर बताइएगा किसकी लीड है इस वक्त? जी बिल्कुल, जो अभी तक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हमारे सामने आए हैं उसके मुताबिक नून लीग इस वक्त जो है वो आगे जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर आ रही है और तीसरे नंबर पर जो है तहरीक लब्बैक है। जी ठीक है, डस्का में आप कह रहे हैं कि NA-75 में नून लीग इस वक्त आगे है। पूरा दिन इल्जामात लगते रहे दोनों तरफ से कि फायरिंग करने वाले या हुकूमत की जानिब से थे या अपोजिशन की जानिब से थे। आपने तो सूरत हाल देखी है, ज़रा बताइएगा जिम्मेदार कौन है, कौन थे ये फायरिंग करने वाले, जो जाँ बहक हुए हैं वो बेचारे कौन थे? जी बिल्कुल, आज सारा दिन NA-75 जो है वो उसमें इलेक्शन का माहौल कम और जंग का माहौल ज़्यादा बना हुआ था। सारा दिन जो है वो फायरिंग होती रही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। फायरिंग का जो सिलसिला है वह सुबह 8:30 बजे शुरू हो गया था। उसके बाद मुसलसल फायरिंग बाज़ारों में, छतों पर हवाई फायरिंग और सरेआम भी जो है वो करते रहे मसल्ह अफराद। हमने फुटेज में दिखाया नाजरीन को, जिसमें 2 मसल्ह अफराद मोटरसाइकिल पर सवार होकर फायरिंग कर रहे जदीद असले के साथ। इसके साथ साथ आपको एक और अहम बात बताऊं कि जो इस हल्के से NA-75 से तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अली असद मल्ली, वो भी एक डस्का कलां जो पुलिस पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर बाहर मौजूद थे और उनके साथियों ने जदीद असला के साथ फायरिंग की और उसको बिल्कुल भी रोका नहीं गया। जबकि हुकूमत की जानिब से अपोजिशन पर जो है वो इल्ज़ाम लगाए गए कि फायरिंग इनकी जानिब से की गई है, जबकि अपोजिशन जो है वो हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाती रही। अच्छा, आप एक फुटेज का जिक्र करें। आप कह रहे हैं कि जो PTI के नुमाइंदे हैं अली असद, उनके जो 7 लोग थे वो फायरिंग करते हुए एक फुटेज में नजर आ रहे हैं। क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, कोई आइडेंटिफाई किया है, लोगों को पकड़ा गया अब तक? जी, मैं हमारी सवाल पुलिस से जो बात हुई है पुलिस लालमी का इजहार कर रही है। मैंने पूछा था DSP डस्का रमज़ान कंबो से कि अभी तक इन वाक़े के खिलाफ क्या अपने इक़दाम उठाए हैं, कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, तो उन्होंने कहा जी हमें इस बात का इल्म नहीं है। जबकि फायरिंग कहाँ भी हो, किसी भी जगह पर हो, नामुल अफराद के खिलाफ मुकदमा ज़रूर दर्ज होता है, लेकिन अभी तक इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया है। राना सनाउल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी पार्टी को क्या अपडेट मिली है, क्या नून लीग इस वक्त आगे है या तहरीक इंसाफ आगे है? देखिए, इस वक्त जो इब्तदाई रिजल्ट आए हैं, बावजूद इनकी तमाम तर धांधली और दाऊस के जो सारा दिन इन्होंने जारी रखी, डस्का में इनका एक गैंग जो है वो हर पोलिंग स्टेशन के सामने फायरिंग करता रहा। समीउल्लाह मल्ली उसका नाम है और उसके साथ लोग थे। पुलिस ने उसको कहीं नहीं रोका, ना उसको पकड़ा, और मकसद सिर्फ ये था कि लोगों में खौफ व हरास फैले, टर्न आउट जो है वो कम से कम हो, लोग वोट देने के लिए ना निकले। फिर उसके बाद जो लोग वहाँ पे वोट देने के लिए उनको कोरोना SOPs के नाम के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगवाई गई और इस तरह से लोगों को वोट कास्ट करने से रोका। 5 बजे जब हमने ये मुतालबा किया कि आप वोट का ये कास्टिंग का वक्त बढ़ाएं, उसको जो है वो नहीं सुना गया। इसी तरह से ये PP-51 जो है 51, इसमें अब एक पोलिंग स्टेशन है वर्चुअल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे टोटल 600 वोट कास्ट हुए हैं। वहाँ पे जो कॉपीज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने लगाई वो 6 थी और वहाँ से 897 वोट निकल आए। वो कुछ तकरीबन 300 वोट उनमें जाली है।
द्रोंकल एक अपना गांव है, वहां का जो गर्ल्स हाई स्कूल था, वहां पे एक इंस्पेक्टर पुलिस जो है वो 3 कॉपियों के साथ जो उसने छीनी वहां पे। तो आप समझते हैं कि ये जो आप बात कर रहे हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं, इसके बावजूद आपकी पार्टी दोनों सीट जीत जाएगी या तहरीक इंसाफ के चांसेस ज्यादा हैं जीतने के? जी, इस सब कुछ के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोनों उम्मीदवार जो हैं वो जीत रहे हैं, जीत जाएंगे। अगर इन्होंने काउंट में, अब गिनती में जो है वही कुछ ना किया जो सारा दिन ये पोलिंग। ठीक है राणा साहब, लेकिन पूरा दिन इल्जाम दोनों तरफ लगते रहे। आप कह रहे हैं कि उनके शख्स थे और आपने बताया समीउल्लाह मली उनका नाम है, लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट आया था कुछ देर पहले, वो कह रहे थे कि जावेद भट्ट नामी शख्स हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के कारकुन माजिद को गोलियां मारकर कत्ल किया है। तो ये कौन है जावेद भट्ट साहब? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा कारकुन जो है कत्ल हुआ है। जावेद भट्ट वो है जिसका बेटा उस्मान उर्फ शानी जो है वो कत्ल हुआ है। ये गूंद के एक गांव है जो डस्का कस्बे से कुछ तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। वहां पे 2 ग्रुप्स हैं, एक अराई ग्रुप है, एक ये जावेद भट्ट का ग्रुप है। इनकी पुरानी दुश्मनी है, अदावत है। ये उस बुनियाद के ऊपर इनका झगड़ा हुआ है, दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। दोनों तरफ से एक जावेद भट्ट का बेटा जो है वो हलाक हुआ है, एक दूसरी पार्टी का बंदा हलाक हुआ है, 4-5 लोग जख्मी हैं। उनका जो है वो पुरानी अदावत की बुनियाद के ऊपर ये झगड़ा हुआ है। जावेद भट्ट का ताल्लुक वैसे नून लीग से है? जी, वो ये जावेद भट्ट ग्रुप जिसका बेटा उस्मान उल शानी जो है वो कत्ल हुआ है, उसका ताल्लुक जो है वो यानी वो PMLN की सपोर्ट में था, PMLN का सपोर्टर था। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ डस्का की। ये जो समीउल्लाह मली है, ये डस्का क्योंकि एक बड़ा कस्बा है और इसका रिजल्ट जो है ये पूरे हल्के के रिजल्ट को इफेक्ट कर सकता है। तो वहां पे इनकी कोशिश ये थी, क्योंकि वहां पे अक्सरियत जो है वो वोट शेर का था, PMLN का था, तो वहां पे इन्होंने, मेरा ख्याल है कि कोई 20% वोट भी कास्ट नहीं होने दिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम मुसलसल ट्राई कर रहे थे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब से रब्ता करें, उनसे रब्ता भी हुआ था, लेकिन वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है। उस्मान डार साहब को भी हमने लेने की कोशिश की ताकि उनका वर्जन भी जान सकें। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि फायरिंग जो है वो समीउल्लाह मली ने की है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के साथ थे, उन्होंने ये फायरिंग की है। और वो कह रहे हैं कि जो धांधली हुई है और जो आज बदनज़मी हुई, उसके बावजूद नून लीग इस वक्त दोनों नशिस्तों पर आगे हैं, यानी कि गुजरावाला में भी और डस्का में भी। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। मैं साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज 4 सीट्स पे बाय इलेक्शन हुए और 3 मार्च को सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं। जो आज पूरी सूरत हाल रही, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फ़हाद हुसैन। फ़हाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज हमने देखा कि एक तरफ तो हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही थी कि ऑपोजिशन ने हंगामा आराई की, दूसरी तरफ ऑपोजिशन जो फायरिंग हुई और 2 लोग उसमें जहाँ भाग हुए, उसका इल्ज़ाम हुकूमत पर लगा रही है। आपके ख्याल में हुकूमत पर जिम्मेदारी आती है और इस पूरे इंसिडेंट का नुकसान हुकूमत को ज़्यादा होगा या PDM तहरीक को इसका नुकसान पहुँचेगा? शुक्रिया शहजाद। देखिए, जब भी इस तरह का कोई एक अनफॉर्चुनेट वाकया हो जाए और इलेक्शन में जो है वो वायलेंस हो जाए, तो जाहिर बात है कि जो ज्यादातर जो इल्जाम है वो हुकूमत पर आता है, क्योंकि जो कुछ भी हो हुकूमत की, इंतजामिया की ये जिम्मेदारी होती है कि वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसको कंट्रोल में रखा जाए। और अगर कोई बदनज़मी हो, जो कि हमेशा इलेक्शंस में होती है, तो उसके लिए एक कंटिजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ जो एक सियासी कल्चर है शहजाद, उसमें तो जो भी गवर्नमेंट में है और जो भी इंतजामिया है, उसको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे कोई ना कोई टेंशन होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कोई झगड़ा होगा और सूरत हाल डेवलप हो सकती है। तो उसमें ये कहना कि जनाब किसने शुरू किया किसने नहीं किया, वो तो बात की बात है, लेकिन असल हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि जो भी सूरत हाल हो उसमें लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है उसको कंट्रोल में रखें। तो ये जो इतना अफसोसनाक वाकया हुआ है, जाहिर बात है कि पहली उंगली जो है वो हुकूमत और इंतजामिया पर ही उठे। फ़हाद साहब, ये बताइएगा कि किसकी शिकस्त ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है? हुकूमत अगर आज इलेक्शन में हार जाती है और ऑपोजिशन पहले ही उनके खिलाफ एक बयानिया बना रही है कि हुकूमत अनपॉपुलर है, तो ज़्यादा नुकसान हुकूमत का है, या अगर ऑपोजिशन हार जाती है तो ज़्यादा नुकसान ऑपोजिशन और PDM तहरीक का होगा? देखिए, ये तो हमें मालूम है कि जो दोनों सीटें थी उनमें जो थे वो नून लीग के उम्मीदवार थे जो पहले थे, जिनके जो सीट्स उन्होंने जीती हुई थी। तो अब क्योंकि जो है ये बाई इलेक्शन है, तो इसमें
आमतौर पे एक तासुर ये होता है, जो हमारे यहाँ जो कन्वेंशनल विजडम है, कि बाई इलेक्शन में हमेशा जो एक सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसको एडवांटेज होता है। पंजाब में भी पीटीआई की गवर्नमेंट है, सेंटर में भी पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो एडवांटेज उनको है। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा एलिमेंट है इसका शहजाद, वो ये है कि ये एक टेस्ट केस भी है, क्योंकि महंगाई की वजह से और बेरोजगारी की वजह से आम तासुर ये है कि हुकूमत जो है वो अनपॉपुलर है, और पंजाब में जो है वो पीएमएलएन का टिकट जो है वो इस टाइम उसमें बड़ी वजन है। तो ये हाइपोथेसिस हालांकि इतना एक्यूरेट नहीं है क्योंकि बाई इलेक्शन है, लेकिन ये टेस्ट होगा, और अगर इसमें पीटीआई की जीत हुई तो मेरे ख्याल में कि उसका जो सिंबॉलिक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जो कुछ इस वक्त हमारे सामने हुआ है उसमें मेरे ख्याल में ये आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि जो भी रिजल्ट आएगा इस पर शोर जरूर मचेगा और कहा जाएगा कि जनाब धांधली हुई है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया है कि वहां पे जो गड़बड़ हुई है उसके नतीजे में लोगों ने इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। फाद साहब, 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात हैं और अब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एडवाइस नहीं दी है कि क्या 226 के तहत आते हैं या नहीं आते सेनेट इलेक्शंस, लेकिन क्या कोई ऐसी गुंजाइश निकल सकती है, कोई ऐसा फॉर्मूला हो सकता है कि वोट्स की सीक्रेसी भी रहे, लेकिन अगर कोई करप्शन के इल्जामात होते हैं तो उसकी तहकीकात भी करवाई जा सके और वोट्स को देखा जा सके? कोई ऐसा फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है क्या? देखिए, अब ये इसमें तो मेरे ख्याल है जो कानूनी माहिरीन है वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन 2 चीजें जो हमारे सामने अभी तक आई हैं शहजाद। पहली बात तो ये है कि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एफिडेविट का कहा जा रहा है कि हर शख्स जो है, हर जो वोटर है सेनेट के इलेक्शंस में, वो एक एफिडेविट दे ताकि कल को अगर कोई गड़बड़ हो तो उनके पास एक कागज का टुकड़ा हो कानूनी, जिसकी जो है उसकी अहमियत और उसमें दस्तखत हुआ है कि जनाब वोट जो है वो बगैर किसी इंड्यूसमेंट के लिए है। तो एक तो ये इशू है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि वो ऐसा हो कि अगर जरूरत पड़े तो जो पार्टी हेड्स हैं वो बैलेट्स को आइडेंटिफाई कर पाए। अब ये यानी कि बड़ा कहना बड़ा मुश्किल है कि ये किस तरीके से होगा, लेकिन अल्टीमेटली देखिएगा शहजाद, अल्टीमेटली होना यही है कि अगर हमने इस मामले का एक देर पा जो है हल निकालना है तो ये एक मजमूई तौर पर जो हमने जो इंतखाबी इस्लाहात करनी है उससे हमें जोड़ना पड़ेगा ताकि 2023 के जो जनरल इलेक्शंस हैं उनमें ये सारी गड़बड़े ना। फाद साहब, अगर मामला सीक्रेट बैलेट की तरफ ही रहता है तो फिर आपको हुकूमत की पोजीशन क्या नजर आती है? क्योंकि ऑपोजिशन ये कह रही है कि पीटीआई का इसरार ये ओपन बैलेट पे इसलिए है क्योंकि उनको खौफ है कि उनके कुछ लोग ऑपोजिशन के नुमाइंदों को वोट देंगे। अगर तो सीक्रेट बैलेट हो जाता है तो ऑपोजिशन का, पीडीएम का इस वक्त ये दावा है, जो कैलकुलेशन हुई भी है, वो ये कहते हैं कि 49 तक तो उनकी सीट पहुंच रही हैं। अब उसमें 1-2 सीट्स आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन अगर सीक्रेट बैलेट होता है और वो उसके उस 49 के फिगर से ऊपर जाते हैं तो सेनेट को रिटेन करने के लिए उनको सिर्फ 2 और सीटें चाहिए उनके कैलकुलेशन के मुताबिक। और पीडीएम में कुछ हद तक लोग ये भी पुरएतमाद हैं कि शायद वो केपी से 2 एक्स्ट्रा सीटें निकाल लें। तो अगर ये होता है तो जो पीडीएम है वो अगर किसी तरीके से भी सेनेट में अपनी मेजॉरिटी रिटेन कर लेता है तो ये तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर ओपन बैलेट होता है तो फिर जाहिर बात है ये मुश्किल हो जाएगा और गवर्नमेंट जो है वो बहुत हद तक जो है थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगी मेजॉरिटी लेने की भी, और उसके बाद अपना चेयरमैन जो है उसको भी नॉमिनेट करना है। फाद साहब, सेनेट इलेक्शंस के लिए अब जहांगीर खान तरीन साहब भी मैदान में आ गए हैं। रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि हफीज शेख साहब ने उनसे मदद मांगी है। आपने इस पे कॉलम भी लिखा था कि जहांगीर तरीन खान की कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिली है तहरीक इंसाफ को। कैसा देखते हैं इस सूरत हाल को? क्या जेकेटी का वापस आना, तरीन साहब का वापस आना फायदेमंद हो सकता है तहरीक इंसाफ के लिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो आपने सवाल किया उसमें 2 उसके बड़े अहम पहलू हैं। पहला तो ये है कि जहांगीर तरीन साहब की अगर पीटीआई को उस वक्त जरूरत पड़ गई है तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग परेशान हैं। उनको एक तरह का खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि सेनेट के इलेक्शन में नंबर जो है वो गड़बड़ हो जाए अगर खुफिया बैलेट हुआ। तो जो पहले जो हुकूमत कह रही थी कि जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली उनको प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम ना होता तो वो जहांगीर तरीन साहब को जो है वो उस तरीके से वापस उनकी एंट्री ना करते, पहली बात। दूसरा इशू ये है कि देखिए जहांगीर तरीन साहब की अगर वापसी इस तरीके से अगर वो डिलीवर कर पाते हैं जो उन्हें कहा गया डिलीवर करने के लिए, तो उनकी वापसी जो है वो एक तरीके से उनकी राह हमवार हो जाएगी। वो पार्टी के अंदर अपना एक रोल अदा करना शुरू कर देंगे, उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो वापस आ जाएगी एट द हाईएस्ट लेवल। और खास तौर पे इसलिए भी शहजाद क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदाजा हो गया है कि उनके पास जहांगीर तरीन साहब की रिप्लेसमेंट नहीं है, और अब आने वाले दिनों में जो नेक्स्ट बड़ा टारगेट है वो जनरल इलेक्शन है। 2-2.5 साल रह गए, उसके लिए उन्हें जहांगीर तरीन साहब की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उनके पास कोई मुतबादिल है नहीं। तो इन दोनों वजूहात की बिना पे मेरा ख्याल है कि पीटीआई ने भी सीखा है और जहांगीर तरीन साहब जो है उनकी भी अब वापसी बज़ाहिर ये लग रहा है कि हो रही। फाद साहब, जो इस्लामाबाद का मुकाबला है डॉक्टर हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसको तो कहा जा रही है टेस्ट केस हो सकता है वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद के वोट का।
देखिए, मुझे ये लगता है शहजाद के इस वक्त जो एक तरफ सेनेट का इलेक्शन है और एक तरफ जो है वो ये डॉक्टर हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी का मुकाबला है। इन दोनों की अहमियत तकरीबन पब्लिक परसेप्शन में जो है वो बराबर है। ये इतना इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट जो कॉन्टेस्ट है वो शुरू हो गया है। वो इंटरेस्टिंग सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं और साथ उनके जो है वो सबसे अहम पीटीआई के वजीर हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसमें जो नंबर्स आएंगे वोटिंग के वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, अगर तो अपसेट हो गया, यानी अगर तो यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए तो ये तो बहुत ही खौफनाक डेवलपमेंट होगी। लेकिन अगर वो नहीं भी जीतते, लेकिन जो वोट्स का जो मार्जिन है, जो बर्तरी है गवर्नमेंट की ट्रेजरी बेंचेस की, वो भी अगर कम होती है तो अपोजिशन उसको भी लेकर और जो है वो उसकी अहमियत को सामने रखकर और अपनी सियासत को चमका सकती है। तो मेरे ख्याल में जैसे कहते हैं कि जो वो मुकाबला जिस पे तमाम नजरें होनी चाहिए, जिसकी बुनियाद पे अगले चंद माह की जो सियासत होनी है या शायद उससे भी बड़ी, वो ये मुकाबला है। और ये मास्टर स्ट्रोक पीपल्स पार्टी की तरफ से या पीडीएम की तरफ से खेला गया। लेकिन इसमें एक कैवियाट ये भी है शहजाद, कि अगर जो है वो नंबर्स उसी तरह रहे या उसमें ऑपोजिशन के एक्सपेंस पे कमी हुई तो फिर ऑपोजिशन को बहुत ठेस भी पहुंच सकती है। तो हाई रिस्क गेम हो रही है, लेकिन है बड़ी दिलचस्प। बहुत बहुत शुक्रिया फहद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद अंजुम डार हमारे साथ मौजूद होंगे, जिन पे कावे मुसावी ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जब उन्होंने मुलाकात की अंजुम डार से तो अंजुम डार ने $25 मिलियन की रिश्वत ऑफर की कावे मुसावी को, ताकि वो नवाज शरीफ के खिलाफ जो इंक्वायरी कर रहे हैं, जो तहकीकात कर रहे हैं, वो रोक दी जाए। उन्होंने ये भी कहा, कावे मुसावी ने यह भी कहा कि मुझे बताया गया था कि अंजुम डार उनके रिश्तेदार हैं नवाज शरीफ के। क्या ये हकीकत है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अंजुम डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रॉडशीट स्कैंडल में कौमी खजाने को $29 मिलियन का नुकसान क्यों उठाना पड़ा? जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में एक रुकनी कमीशन ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। ये वो स्कैंडल है जो पाकिस्तान की कानूनी टीम की नाकामी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तानी सियासत में ये स्कैंडल जब से मंजरे आम पर आया है, तब से मुख्तलिफ लोगों और किरदारों की जानिब से एक दूसरे पर कट, कमीशन और रिश्वत के इल्जामात लगाए गए हैं। पहले कावे मुसवी ने जनरल मलिक नामी शख्स पर $1 अरब की रिकवरी पर कट मांगने का इल्जाम लगाया। फिर जफर अली क्यूसी ने कावे मुसवी पर सेटलमेंट की सूरत में $20 लाख की पेशकश करने का इल्जाम लगाया, जिसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने जफर अली क्यूसी पर कमीशन मांगने का दावा किया। जबकि कावे मुसवी ने कुछ अरसे पहले बरतानवी अखबार डेली मेल के सहाफ़ी डेविड रोज पर भी इल्जाम लगाया कि डेविड रोज ने भी इनसे कमीशन मांगा था। जबकि कावे मुसवी ने इससे पहले ये इल्जाम भी लगाया था कि 2012 में अंजुम डार नामी शख्स ने, जिसने खुद को नवाज शरीफ का रिश्तेदार बताया था, इस शख्स ने उन्हें $25 मिलियन रिश्वत की पेशकश की थी। कावे मुसवी ने क्या इल्जाम लगाया था, सुनिए। Mr. Anjum Dar came to see us in 2012. He brought credentials. His credentials were photographs with Mr. Nawaz Sharif, and he said he was a nephew of Sharif, and they offered $25 million for us to go away. And I have witnesses, by the way. There were other people in the room, and I made a record of it and told our lawyers immediately that this had happened. The reality is that my message via him, I don't know if it got to Nawaz Sharif or not, was I'm not interested in bribes. ये बड़ा इल्जाम है कि अंजुम डार ने कावे मुसवी को $25 मिलियन रिश्वत की पेशकश की। ये अंजुम डार कौन है? इनका नवाज शरीफ से क्या ताल्लुक है? क्या वो उनके रिश्तेदार हैं? क्या उन्होंने कावे मुसवी को रिश्वत की पेशकश की थी? इन तमाम सवालात के जवाब लेंगे। पहली मर्तबा अंजुम डार का मौकिफ इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। अंजुम डार हमें ज्वाइन कर रहे हैं जर्मनी से। अंजुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डायरेक्ट आते हैं उस एलिगेशन पे जो कि कावे मुसवी ने आप पे लगाया है। उनका ये कहना था कि कावे मुसवी से जब आपकी मुलाकात हुई तो आपने उनको $25 मिलियन की रिश्वत ऑफर की और ये कहा कि आप नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं, उनके नेफ्यू हैं, और आपने $25 मिलियन की रिश्वत इसलिए ऑफर की कि आप चाहते थे कि वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें वो नवाज शरीफ की तहकीकात से पीछे हट जाएं। क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात बिल्कुल गलत है साहब। ना ही मैंने कभी जिंदगी में उसको 25 मिलियन या 1 मिलियन कभी किसी पैसे की ना मैंने उसको ऑफर की है, और ना ही कभी नवाज शरीफ साहब का नाम जिक्र हमारे दोनों के दरमियान आया। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इसके मैं एविडेंस भी दे चुका हूँ। आपके रिपोर्टर को मैं अपनी सारी ईमेलें बता चुका हूँ
कि उसने मुझे ढूंढा था, मैंने उसको कोई नहीं ढूंढा, ना ही मुझे पता था कि ये है, ये इस तरह चल रहा है। और कभी भी ये मैं हल्फिया बयान आपके साथ दे रहा हूं और मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के भी ये कहता हूं कि कभी जिंदगी में मैंने इसको इस किस्म की बातें नहीं की। इसने मुझे ऑफर की हुई है, मेरी ईमेलों में पता चलता है कि ये हर वक्त कोई ना कोई किसी को ढूंढ रहा था कि कोई इसको जो उसके एग्रीमेंट हुए वो उसके पैसे विदाउट कोर्ट की, यानी कि अदालत जाने से पहले या अदालत जाने से पहले उसका कोई मसला हल। सही है, मैं इस पर आता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि ना तो आपने $25 मिलियन की ऑफर की, ना इसको रिश्वत आपने देने का कहा, ना ही आपने ये क्लेम किया कि आप नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं। मेरी उम्र 64 की होने वाली है, नवाज शरीफ साहब की 72 की, मैं उनका भतीजा किस तरह हो सकता हूँ? ये भी तो एक कॉमन सेंस बात है, ये सोचनी चाहिए। खैर ऐसे रिश्ते होते हैं जहां पर नेफ्यू की और अंकल की एज कम होती है, लेकिन बहरहाल आप नहीं है नवाज शरीफ के रिश्तेदार, ना आपने क्लेम किया। नहीं, मैं कभी इसका मैंने ना इसके सामने किया जिक्र, ना किसी से और से जिक्र किया। मैं किस तरह कजन हो सकता हूँ? मेरा नाम अंजम डार है, उनका नाम है मियां नवाज शरीफ, ये भी नहीं हो सकता। ये क्या हो गया है इन लोगों? ये लोग इसके पीछे पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता। सही, तो आप जरा तफसील से बताइएगा कि आपकी कब मुलाकात हुई कावे मूसवी से, और जो मुलाकातें आपकी हुई उसमें क्या बातचीत हुई, कन्वर्सेशन क्या थी और क्या उसने डिमांड की थी आपसे? मैं कावी को पर्सनली खुद नहीं जानता था, इसका एक कजन इधर हमबर्ग जर्मनी में रहता था, वो मेरा बिजनेस में वाकिफ था। उसने मुझे 23 जनवरी 2012 को एक ईमेल भेजी, जो मैंने आपको मेरा हाल कर वोटर को उसमें उन्होंने जिक्र किया कि मेरा एक कजन कावे मुसावी है जो लंदन में है, वो पाकिस्तान के साथ उसने कोई डील की हुई है। तो ये उसकी सब आप रिपोर्ट उसमें देख सकते हैं कि इन्होंने मुझे सबसे पहले 10 मिलियन की कट देने का कहा, और इसी दौरान ये 23 जनवरी की बात, 23 जनवरी से लेकर जुलाई तक ये कोशिश करते रहे मुझे मिलने की। हमारी पहली मुलाकात फेस टू फेस कावे के साथ इसके कजन ने अरेंज कराई थी, वो जर्मनी में होती है। ये आता है उधर से जर्मनी में मुझे मिलने, एयरपोर्ट पे हम बैठते हैं, वहाँ मिलते हैं, वहाँ ये मुझे रिकवरी एग्रीमेंट जो पाकिस्तान के साथ हुआ इसका, जिसमें जनरल अमजद साहब के भी दफ्तर हैं, तो क्या वो मुझे दिखाता है कि ये मेरे पास है, और ये मैं पाकिस्तान से ना 500 मिलियन का मैं अवार्ड रखता हूँ पाकिस्तान के साथ, ये आप मेरी डील करा दें, ये है वो है। ये बातें पहले मुलाकात में, मैं इससे पहले भी अपनी ईमेलों में जिक्र कर चुका हूं, और इसकी मौजूदगी में भी मैंने ये सिर्फ एक ही बात कही थी कि तुम कह रहे हो कि मैंने जी रिकवरी की हुई है, मुझे वो अकाउंट्स एज ए प्रूफ दिखाओ, ताकि मैं किसी से बात तो कर सकूं। मैं किस मुंह से बात करूं, किससे करूंगा, किस तरह मैं करूं बात, अगर मेरे पास प्रूफ। तो ये जो हमारी सिर्फ 2 मुलाकातें हुई हैं, एक हुई है मेरी मुलाकात इनके साथ हमबर्ग में, और दूसरी 28 को मेरी मुलाकात होती है हमबर्ग में, और दूसरी मुलाकात मेरी 3 अगस्त को होती है इनके साथ। ये मुझे कहते हैं कि जी उधर ऑक्सफोर्ड आओ, मैं ऑक्सफोर्ड नहीं आया, मैं कैंट में रास्ते में पड़ता है लंदन और डोवा के दरमियान, क्योंकि मैं बाई रोड आ रहा था, तो हम कैंट में मिलते हैं। वहाँ ये मुझे कुछ लिस्टें देता है, बताता है कि ये लोग, लेकिन प्रूफ मुझे ये नहीं देता कि इसके पास कोई प्रूफ है। तो ये 2 मुलाकातें, और वो मेरी आखिरी मुलाकात। सही, तो अंजुम डार साहब, तो ये जो उसने आपको $10 मिलियन ऑफर किए, और ये वही ब्रॉडशीट का पैसा है जिस पे अभी हमने $29 मिलियन दिए हैं, वो चाहता था कि सेटलमेंट आप करवा दें पाकिस्तानी गवर्नमेंट और कावे के दरमियान, ऑफ कोर्ट के बाहर, आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करवा दे, और वो क्लेम कर रहा था कि उस वक्त उसको $500 मिलियन मिलेंगे, जिसमें से वो $10 मिलियन आपको कट ऑफर कर रहा था, कमीशन। बिल्कुल ठीक है। ये उसके बाद ये कमीशन कट जो ना बढ़ जाती है, फिर वो अगर आप मेरी ईमेल देखें, उसमें कुछ अरसा बाद, कुछ हफ्ते बाद उसका कजन मुझे लिखता है कि उसने कावी से बात की, अब जो है ना 800 मिलियन हो गया हुआ है, और 800 मिलियन से ना अब मेरी कट 40 मिलियन बन जाती है। अच्छा, मतलब वो हुकूमत पाकिस्तान से $800 मिलियन लेगा और आपको $40 मिलियन देगा। हाँ,
नहीं, पाकिस्तान का उसका क्लेम 800 मिलियन का बढ़ता है। इसके जो बनते हैं, ये कह रहे थे कि 100 मिलियन से ऊपर जितने भी बने वो हम आपस में आधे आधे कट कर लें। ठीक है, आधा इसकी तरफ चला जाएगा, आधा मेरी तरफ चलेगा, ये बात हो रही। लेकिन बहुत जरूरी और बात मैंने करनी है कि ये इंटरव्यू में कह रहा है कि मैं एक आदमी से मिला जो मुझे भतीजा बता रहा है, उसने मुझे फोटो दिखाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि मेरी फोटो उस वक्त तक तो उतरी नहीं हुई थी, मैंने इसको कहां से दिखा दें। मेरी फोटो उतरती है 30 अगस्त को, जब हमारी मुलाकातें नहीं होती। हमारी लास्ट मुलाकात होती है 3 अगस्त को 2012। मेरी फोटो नवाज शरीफ के साथ उतरती हैं लाहौर जाती उमरा में 30 अगस्त 2012 को, यानी कि 1 महीने बाद। हाउ कैन आई शो हिम द फोटोज? ये बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद 100%। अच्छा, और इसके बारे में लेकिन मैं अब इस पे बारी बारी सवाल करता हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं तस्वीर आपने दिखाई नहीं, क्योंकि वो तस्वीर आपकी मुलाकात के 1 महीने बाद बनी थी नवाज शरीफ साहब के साथ। लेकिन 2-3 सवालात अहम है अंजुमदार साहब कि आप एक कारोबारी शख्सियत हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, यही आपका बैकग्राउंड है या कोई सियासी बैकग्राउंड भी है आपका? नहीं, मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड, मैं 40 साल से जर्मन में हूं। मैं आज तक किसी पार्टी के साथ मेरा तल्लक नहीं है, मैं हर एक के साथ मिला। मेरी इमरान खान साहब से भी फोटो है, मैं क्रिकेट खेला हूं, मैं उनके अगेंस्ट खेला हूं, उनके साथ। सही, यानी कि नून लीग से भी आपका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ओहदेदार नहीं है, किसी पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं। ठीक है, अच्छा, फिर ये आप अगर एक कारोबारी शख्सियत हैं जर्मनी में, तो एक शख्स आपसे क्यों मुलाकात करेगा और ये कहेगा कि मेरा कज़न कावे जो है वो इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो बड़ी रकम वसूल कर सकता है पाकिस्तान से, तो उसमें आप हमारी मदद करें? आपसे कोई ये गुजारिश क्यों करेगा? बरतानिया में, जर्मनी में बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तानी बिजनेसमैन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, आपसे क्यों ये बात की जाएगी? जर्मन में मेरा बिजनेसमैन इन फाइनेंस मार्केट में मेरा नाम है, फाइनेंस मार्केट बिजनेसमैन मैं हूं। तो वो जो इसका कजन था वो भी बिजनेसमैन जी। हमारी मुलाकातें इस केस से अलावा पहले हुई हुई, जिसमें वो कहता है कि मैंने ना गोल्फ ग्लव्स बनवाने हैं, तो ये पाकिस्तानी मार्केट जो है ना लेदर की जी, ये दुनिया में बहुत अच्छी मार्केट है। सही है। तो वो मेरे थ्रू से ये काम उसने करवाना भी चाहता था, और तो उसको पता था इसकी वहां बिजनेसमैन लाजमी किसी से मुलाकात होगी, जिसकी वजह से ये हमें इधर, वो अपने कजन को उसने बताया कि मेरे पास है, वो बेस्ड ऑफ पाकिस्तानी है, बिजनेसमैन है, वो आपका ये मसला। लेकिन अंजुम साहब, कहाँ ग्लव्स का कारोबार, लेदर का कारोबार, और कहाँ ब्रॉडशीट के जो रकम फंसी हुई थी जिसके ऊपर ऑलरेडी पाकिस्तान कोर्ट में उनके साथ मामलात को सेटल करने की कोशिश कर रहा था, तो उस बात का ताल्लुक कहाँ से होता है? आप पाकिस्तान में शायद बिजनेसमैन को जानते हो, लेकिन ये मामला तो नैब के दरमियान था, पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान था, उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो आप किसको जानते थे जिसकी बुनियाद पे वो आपको अप्रोच कर रहे थे? बिल्कुल, और यही बात जो है ना, आप उस पर अगर मैं नवाज शरीफ को क्यों मिलता, फर्ज करें नवाज शरीफ का नाम ले आए, नवाज शरीफ को क्यों मिलता? नवाज शरीफ के तो अगेंस्ट था, नवाज शरीफ को मैं क्यों मिलता? नहीं सर, उस पर तो बात में आते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कोई आपको क्यों अप्रोच करेगा मदद के लिए कि पाकिस्तान से हमारी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करवा दे तो हम आपको इतना कट देंगे? क्या उनको पता था या आपने बताया था कि किसी आप बड़ी शख्सियत को जानते हैं, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट से हो, चाहे नैब में हो, या पीपल्स पार्टी का हिस्सा हो, जो कि आपकी मदद कर सकता था इस मामले में? मेरे डायरेक्ट किसी के साथ कोई तल्लुकात नहीं, मैंने पहले भी बताया, मेरी ना पॉलिटिक्स तौर पे ना पैसे, लेकिन मेरी अपनी बिजनेसमैन सिक्योरिटी में, मैं यहाँ नहीं, मैं बाहर के मुल्कों में भी बहुत लोगों से मिला हूँ, यहाँ के लोगों को मैं मिला हूँ, मैं बहुत से दूसरे लोगों को मिला हूँ जो पाकिस्तान में नून लीग के साथ उनका ताल्लुक नहीं था। ये मुझे नून लीग के साथ बांधना ये तो बिल्कुल गलत है। नहीं सर, नून लीग के साथ नहीं, लेकिन कौन सी ऐसी शख्सियत थी, क्योंकि आपके एक ईमेल में ये भी लिखा था, जो आपने रिप्लाई किया था कावे को जब उसने बताया कि 800 मिलियन हो चुका है और $10 मिलियन तुम्हारा कट बढ़ के $40 मिलियन हो जाएगा, तो उसमें आपने उसको ये रिप्लाई किया था कि मैं प्रूफ चाहता हूं, मुझे कुछ प्रूफ दो ताकि मैं किसी से मुलाकात जब करूं, किसी शख्सियत से पाकिस्तान में, तो मैं उसको दिखा सकूं। तो किस शख्स के थ्रू आप ये काम करवा सकते थे? मेरा एम यही था कि अगर प्रूफ मुझे मिलते हैं तो मैंने तो नैब के पास ही जाना था, मैंने तो गवर्नमेंट के पास जाना था, कि गवर्नमेंट के ऑपोजिशन के पास चला जाता। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि पॉलिटिकल क्यों दे रहे हैं मुझे शक्ल। मैं तो पॉलिटिकल तल्ले कोई नहीं, अगर मैं जाता तो जाता नैब के पास प्रूफ लेके, जाता गवर्नमेंट के पास जिनके पास है।
इनके पास। आपका तो अंजुम साहब इससे कोई लेना देना नहीं है इन मामलात से। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप 6 महीने से इस हवाले से बात करी आती थी आपसे, और नॉर्मल रिस्पांस तो ये होना चाहिए था कि यार मैं नहीं जानता किसी को, ना नैब में जानता हूं, ना पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से मेरा कोई ताल्लुक है, ना कोई और शख्स ये काम कर सकता है जिसको मैं जानता हूं, तो मैं आपसे क्यों बात करूं। आप बिजनेस की बात करें, ग्लव्स की बात करते हैं, लेदर की बात करते हैं, ये नॉर्मल रिस्पॉन्स होना चाहिए था ना। आपने अपना इंटरेस्ट शो किया इसमें। इंटरेस्ट इसलिए शो करता था कि एज ए बिजनेसमैन इंटरेस्ट पैसे पे होता है, दूसरी चीजों पे नहीं होता। मुझे अगर वो मुझे कट कर रहे थे 10 मिलियन की, अगर वो मुझे कट कर रहे थे 40 मिलियन की, तो मैं कह रहा था कि ठीक है, मैं जाके कोई ना कोई अपना कनेक्शन निकालूंगा, उनसे बात करूंगा। अगर सर तो 2012 में आपका इंटरेस्ट इस केस में ये था कि आपको $10 मिलियन या $40 मिलियन मिल जाए एज अ बिजनेसमैन, ये आपका इंटरेस्ट था, इसलिए आप दिलचस्पी दिखा रहे थे। एज ए बिजनेसमैन बिल्कुल यही सोचा था और कुछ। सर उस वक्त अंजुमदार साहब आपको पता होगा जब सारी तफसील आपको बताई कावे ने और कहा कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है और आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करवा लें, तो एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान चाहती थी कि अवार्ड ना हो, वो केस जीत जाए, वो कोर्ट में ये मामला था, और आपने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के हवाले से दिलचस्पी दिखाई ताकि आपको कट मिल जाए, जबकि आपको पता था कि पाकिस्तानी हुकूमत ये केस कोर्ट में लड़ रही है उसके खिलाफ। नहीं, ये मुझे नहीं पता था उसके बाद, ये उसने मुझसे छुपाया रखा, ये भी उसने मुझसे, क्योंकि 2000 अब मैंने जो पूरी सारे पेपर देखे हैं कि 2003 में तो इसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया था उसके साथ एग्रीमेंट। वो जो भी इसने मुझे ये बताया नहीं हुआ था जब तक मैं इसको मिला हूं कि ये जो है ना सारी चीज इसने कोर्ट में लगा दी हुई है। आपको पता है कि मेरे पास इसने वो बाद में मेरे पास इसका वो एग्रीमेंट भी आता है जो इसने 21 सितंबर 2012 को लंदन में कोर्ट में लगाया पाकिस्तान के अगेंस्ट। नहीं अंजुम साहब आपको ये पता इसलिए था, एक तो आप कह रहे हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट वो चाहता था ये सेटल हो जाए, इसका मतलब मामला कोर्ट में था, आपको पता है। और 23 जनवरी 2012 को फिरोज बगर जो कि कजन है कावे का, उसने आपको एक डिटेल ईमेल लिखा था जिसमें उसने कहा था कि देखें हम ये मामला आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि दिहाइयों तक ये मामला कोर्ट में चलता रहे, तो उसमें आप हमारी मदद करें। तो आपको मालूम था कि ये मामला कोर्ट में है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं दिलचस्पी आपने इस केस में इसलिए दिखाई क्योंकि आपको $10 मिलियन या $40 मिलियन चाहिए थे, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत केस कोर्ट में लड़ रही थी ताकि उनको ये अवार्ड ना देना पड़े। नहीं शायद शिदात एक बात, ये बात नहीं है, ये कहीं भी उन्होंने नहीं लिखा कि ये कोर्ट में हम ये जा चुके हैं। वो कहते थे हम कोर्ट में नहीं जाना चाहते। तो मेरा भी एम यही था कि अगर दोनों पार्टी कोर्ट में नहीं जाएंगे उनके पैसे बचेंगे। अगर कहीं भी जाके वो इस अपना एक अमाउंट पे राजी हो जाते हैं तो वो कोर्ट के बगैर, ये कोर्ट वाला मामला इसने ईमेल में नहीं, उसने कहा था कि हम कोर्ट ना जाएंगे उसकी वजह से हमारा टाइम बच जाएगा, काम बच जाएगा, ये उसने नहीं कहा। ये नहीं कहा था कि हम कोर्ट, लेकिन उसने कहा था कि हम चाहते हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट डील सेटल हो जाए, आउट ऑफ द कोर्ट डील सेटल हो जाए, ये उसने आपको कहा था अपने ईमेल में। और क्योंकि 6 महीने से बातचीत चल रही थी तो आपने भी थोड़ा बहुत तो बैकग्राउंड चेक किया होगा ना कि ये केस कहां पे पहुंचा है, कोर्ट में क्या पोजीशन है पाकिस्तान की, आपने कुछ भी चेक नहीं किया और 6 महीने तक आप ईमेल्स का तबादला करते रहे। जनवरी में कोर्ट में नहीं लगा हुआ था जिस वक्त मेरे साथ इनकी बात हुई है, तो इनका कोर्ट में जाके लगता है 2012 सितंबर में। ये मेरे पास एविडेंस है ये भी कि इसने जो केस अदालत में लगाया था वो सितंबर में जब इसने मेरे साथ 18 सितंबर को इसके और मेरी आखिरी ईमेल होती, उसके बाद हमने कभी जिंदगी में बात नहीं। सही, लेकिन 18 सितंबर की। ठीक है, आपने ये कहा कि आपकी दिलचस्पी थी, कारोबारी शख्सियत है आपके, आपको पैसे मिल जाए, लेकिन आप बाकायदा तौर पे किसी सोर्स को नहीं जानते थे पाकिस्तान में जो आपका ये काम करवा देता। नहीं, ठीक है, मेरा कोई नहीं था। और फिर आपने इसको कोई ना नवाज शरीफ के साथ कोई तस्वीर दिखाई, आपने 1 महीने बाद 30 अगस्त को नवाज शरीफ साहब से जो तस्वीरें थी वो उनको पहुंचाई। जरा इसका जिक्र सुना, इसका बताइएगा इसकी डिटेल कि नवाज शरीफ साहब से आपकी फिर मुलाकात कब हुई, बातचीत क्या हुई और फिर वो तस्वीर एक्सचेंज करने वाला क्या मामला था? जी मेरे एक जानने वाले हैं, उस वक्त वो नून लीग लाहौर के जॉइंट सेक्रेटरी थे, राणा सिद्दीक साहब उनका नाम है, उनके भाई एमपीए भी रह चुके हैं राणा इकबाल साहब। तो वो उन्होंने मेरी ये, क्योंकि ये जो ओवरसी लोग आते हैं ना बाहर से, बिजनेसमैन ये, तो इन्होंने मेरी ना उनके साथ एक अपॉइंटमेंट रखा। मैं इनके साथ उस मीटिंग में गया, मैं अकेला नहीं था, उस मीटिंग में मैं था,
राणा सदीक साहब थे, 2 आदमी और थे, और इनका फोटोग्राफ जुल्फकार अली बाल्टी जिसने फोटो उतारी जी। ये 30 तारीख को 30 यानी कि अगस्त 2012 का वाकया। मेरी 10 या 12 मिनट की मुलाकात होती है इनके साथ। मैं नवाज शरीफ से मिलता हूं, वो मुझे तो ये भी नहीं पता फोटोग्राफ फोटो उतारा था, कहाँ उतारी कि कहाँ नहीं उतारी, वो हुई। उसके बाद मियाँ साहब ने मुझसे पूछा जर्मनी कैसा है, क्या लग रहा है, आप पाकिस्तान में ठीक है, कंफर्टेबल है, ये है, कोई ऐसी बात आपको कैसा लग रहा है पाकिस्तान, ये वो। हम इस बातों पे बातें होती रही। उसके बाद मैं उठ के बाहर चले तो कोई और आ जाता है। रात को मैं पीसी में ठहरा हुआ था, रात को मुझे जुल्फकार बाल्टी, मेरे पास वो ईमेल भी है, मैंने आपको इधर भी भेजी, वो मुझे फोटो भेजता है। इस दौरान मैं 2-2.5 हफ्ते पाकिस्तान में आया हुआ था। इस दौरान कावी मुझको कॉल करता है, ईमेल भेजता है, कहाँ हो तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो मैं जब वापस आ रहा था 2 सितंबर 2012 को, मैंने इसको ईमेल भेजी कि मैं इसको ये बताना चाहता था कि मैं मसरूफ था, मैं तेरे साथ बाहर नहीं करता, कि तू हर वक्त मुझे धोखा दे देता, कहता मैं ये लाऊंगा प्रूफ, ये लाऊंगा, कुछ नहीं। मैंने इसको 3 तस्वीरें, मुझे 8 तस्वीरें मेरी उतरती हैं, 3 मैं इसको भेजता हूं और कहता हूं कि मैं आई जस्ट रिटर्न फ्रॉम पाकिस्तान, ये चेक दिस पिक्चर एंड आई विल कॉल यू टुमारो, दैट्स ऑल। ये मेरी ईमेल उसको ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये नवाज शरीफ साहब से जो आपकी 10-12 मिनट की मुलाकात हुई, ये आपकी नवाज शरीफ से पहली मुलाकात थी? फेस टू फेस पहली मुलाकात थी। तो ये तो बड़ा टाइमलाइन बड़ी अजीब है। जनवरी 2012 से आप राब्ते में थे कावे से और उसके कजन से, जो चाहते थे कि ब्रॉडशीट केस में आप उनकी मदद करें। फिर आपने 2 दफा मुलाकात की और फिर आपने नवाज शरीफ से जाके जिंदगी में पहली मर्तबा मुलाकात की लाहौर में जाके। तो वहां पे कोई जिक्र हुआ ब्रॉडशीट का कि कावे से आपकी मुलाकात हुई है? और जो लिस्ट कावे ने आपको दिखाई उसमें 136 नाम थे, जिसमें नवाज शरीफ का नाम भी था यकीनन। बिल्कुल, उसमें पूरी फैमिली का और लोगों का, पूरी फैमिली है मेरे पास है। ओरिजिनल जो इसने मुझे दी हुई है ना, वो भी मेरे पास है। जो सब उसमें नैब के कुछ कागजात थे जो इसके साथ कॉरेस्पोंडेंट होती थी जी, और उसमें नैब कहता था इसका नाम डाल दो, इसको निकाल दो। वो भी आपने शेयर किया नवाज शरीफ से कि मैंने ये सब चीजें देखी, आपका भी नाम है इस पे, कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, मैंने आपको पहले बताया मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, मेरा माइंड में नहीं पॉलिटिकल, मेरा बिजनेस में मैंने नहीं की इनके से, मैं क्यों करता है? ये पाकिस्तान आप पहली मर्तबा आए थे या पहले भी आ चुके? आप ये सोच सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब मुझे 25 मिलियन दे सकते हैं या मैं उस पे आता हूं, लेकिन पाकिस्तान आपका आना जाना होता रहता है या पहली दफा आए थे आप पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान तो मैं तो हर 2 महीने बाद पाकिस्तान होता था। सर, तो आप जब पाकिस्तान इतना फ्रीक्वेंटली आते थे और इससे पहले नवाज शरीफ से आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कावे से मिलने के बाद जिसमें ब्रॉडशीट का जिक्र हुआ, नवाज शरीफ के केस की डिटेल्स आपके सामने आई, उसके बाद क्या ये इत्तेफाक है पहली मर्तबा आप नवाज शरीफ से मिले आकर? मैं फेस टू फेस पहली मर्तबा मिला। वैसे मैं इनके खिलाफ क्रिकेट भी खेला हूँ, ये जब वजीर आजम थे। नहीं, वो तो ठीक हो गया, लेकिन मैं इस हवाले से पूछूं कि सियासत में तो नवाज शरीफ काफी अरसे से आ चुके थे, तो ये क्या हुस्न इत्तेफाक है कि आपकी उस सारी कन्वर्सेशन जो आपकी कावे के साथ हुई, उसके बाद आप नवाज शरीफ से आके फेस टू फेस पहली मर्तबा मिले और वो एक इत्तेफाक था? ना आपने ब्रॉडशीट का जिक्र किया, ना उनके केसेस का जिक्र किया आपने। मैं अपने अल्लाह ताला को हाज़िर हूं, मैं मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला को हाज़िर, इसका कोई एक 0.01% भी नहीं जिक्र हुआ। अच्छा? इस चीज का नहीं हुआ। हमने जर्मन के ऊपर बात की, हमने मौसम के ऊपर बात की, इन्होंने मुझे पूछा पाकिस्तान में आप कैसा फील। तो मतलब ये एक इत्तेफाक है कि उससे 1 महीना पहले कावे से आपकी मुलाकात हुई थी और सारी चीजें ब्रॉडशीट के हवाले से डिस्कस हुई थी और फिर नवाज शरीफ से, ये इत्तेफाक है, इसमें कोई आपकी ये आप इससे ये भी तो देखे ना कि वो कह रहा है कि मुझे वो मिलता है, मुझे वो तस्वीरें दिखाता है। मैं इसको जब मिला मेरे तस्वीरें नहीं उतरी, तस्वीरें नहीं थी, लेकिन ये तस्वीरें जो नवाज शरीफ के फोटोग्राफर ने आपको भेजी 30 अगस्त को, 3-4 तस्वीर आपकी बना के भेजी, आपको ईमेल की, और जब कावे ने बार बार आपसे पूछा आप कहाँ हैं, आपसे राब्ता नहीं हो रहा, तो आपने उसको वही तस्वीरें भेज दी नवाज शरीफ के साथ और आपने कहा कि मैं पाकिस्तान में मसरूफ था, मैं अभी वापस आया हूँ, मैं कल आपको कॉल करूंगा। ईमेल मैंने आपकी देखी है।
आप ये बताने के लिए कि आप पाकिस्तान में मसरूफ है, आप नवाज शरीफ की तस्वीर क्यों भेजेंगे कावे को? आप पाकिस्तान में मीनारे पाकिस्तान की तस्वीर भेज देते कि मैं देखूं कहां खड़ा हूं, मैं पाकिस्तान में हूं, कोई और वजह बता देते। स्पेसिफिकली नवाज शरीफ की तस्वीर आपने क्यों फॉरवर्ड की कावे को, क्या बताना चाहते थे आप? फर्ज करें ये तो एक इत्तेफाक हुआ कि नवाज शरीफ साहब की मेरे साथ तस्वीर थी, मेरे साथ उसको अगर अमानत चंद की तस्वीर होती तो मैंने भेज देनी थी इसको, ये लो देख लो मैं मसरूफ हूँ, क्योंकि उस वक्त एक वजह बन रही थी, क्योंकि वो मुझे डे एंड नाइट कॉल कर रहा था। हाँ सर, वजह बन रही थी, यही मैं कह रहा हूँ। नवाज शरीफ कहाँ पे इस पूरे उसमें आते हैं सिनेरियो में कि कावे से मीटिंग्स के बाद नवाज शरीफ से मुलाकात इत्तफाकन हुई, कावे को ये प्रूव करने के लिए कि आप पाकिस्तान में हैं, आपने नवाज शरीफ के साथ जो तस्वीर बनाई थी वो आपने उसको फॉरवर्ड कर दी। इसकी लॉजिक नहीं समझ आती कोई ये बताने के लिए कि मैं पाकिस्तान में हूँ नवाज शरीफ की तस्वीरें क्यों भेजेंगे? और फिर वही कावे आप पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ के केस के हवाले से आपने उसको रिश्वत दी है। मैंने नवाज शरीफ की तस्वीरें समझ के नहीं भेजी, मैंने तो अपनी तस्वीरें समझ के उसको भेजी, देखो मैं मसरूफ हूं, मैं नहीं आता, क्योंकि मैं तो हूं ना उसमें। नवाज तो अब खाली कमरे, ये कमरे की तस्वीर है, खाली कमरे की भेज देते, इस कमरे से कैसे पता चलता है ये पाकिस्तान है? इससे तो यही पता चलता है कि नवाज शरीफ अगर उस वक्त लाहौर में थे तो आपने बताए थे कि मैं भी लाहौर में हूं। मैं वहां था पाकिस्तान में, ये उसको कोई वो क्योंकि 1-2 हफ्ते से वो मुझे काले कर रहा था, मैं इसका एविडेंस भी मेरे पास है। और इसका एक ही एविडेंस मिला आपको, नवाज शरीफ के साथ तस्वीरें भेज दूं। सर माजरत के साथ अंजुमदार साहब, मुझे इस पर थोड़ा सा स्पेकुलेट करने दें कि कावे ये इल्जाम लगाता है कि $25 मिलियन आपने रिश्वत ऑफर की, आप कहते हैं नहीं कावे ने मुझे कट ऑफर किया। हो सकता है उसने आपको कट ऑफर किया हो, ये बात भी दुरुस्त हो आपकी, लेकिन आपने जब देखा नवाज शरीफ का नाम है तो आप लाहौर गए, आपने नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपने शायद उनसे एक अच्छा माहौल, एक ताल्लुक क्रिएट करने के लिए आपने उनसे ये कहा कि देखिए मैं जाके आपके बिहाफ पे बात करता हूं, आपका नाम निकलवाने की कोशिश करता हूं वहां से। उनकी ये बात मुझे तो जाना चाहिए था ना 2013 में, या जब ये आए हुकूमत में तब जाना चाहिए था मुझे, तब इनको कहना चाहिए था मुझे कि मैं क्यों 2012 में इनसे मुलाकात करके इनके साथ बात करूं। कि कावे उस जल्दी में था, आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करना चाहता था, इसलिए शायद आपने ये सोचा हो, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं अगेन अपने सवाल में, कि नवाज शरीफ का नाम इसमें से निकल जाए, नवाज शरीफ के सामने मेरी भी थोड़ी सी वाह हो जाएगी और आपने जाके कावे को ऑफर किया क्या नवाज शरीफ का नाम इससे निकाल दो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भेजना इट डज नॉट मेक सेंस, ये प्रूफ करने के लिए मैं पाकिस्तान में हूं। मेरी तस्वीरें ये जो है ना, ये 2012 में पूरे फेसबुक पूरे वर्ल्ड में लग गई थी, मुझे तो खुद नहीं पता था ये किसने लगाई, किस को मिली, को क्या किया। लेकिन आपने तो स्पेसिफिकली भेजी ना कावे को, तो ये दिखाना कोई चाहते हैं ना, देखिए मेरे नवाज शरीफ साहब से अच्छे ताल्लुकात हैं, ये दिखाने के लिए कोई तस्वीर भेज सकता है, और क्या रीजन हो सकता है? मेरे उनके साथ क्या ताल्लुका, मैं तो पॉलिटिकल बंदा ही नहीं, मेरे बिजनेस के ताल्लुकात हो सकते हैं अगर उनके साथ होए भी। लेकिन सर यहाँ तो मामला $40 मिलियन का है, $25 मिलियन का है, तो शायद $40 मिलियन नवाज शरीफ से तो नहीं ना मुझे मिलना था। $40 मिलियन मुझे अगर मिलता भी तो हुकूमत से मिलना था, अगर हुकूमत डील करती कावे से मिलता, जी कावे के थ्रू मिलता, कावे से डील करती तो मिलना था ना। अगर कावे से 40 वहां से मिल जाता और 25 आपने ऑफर कर दिए कि नवाज शरीफ साहब का नाम इसमें निकाल दें, तो 15 बच गए आपके पास। स्पेकुलेट करोगे 40 मिलेगा तो फिर उसको तो फिर इसको देने की क्या जरूरत है मुझे, ताकि नवाज शरीफ का नाम बाहर आ जाता ना। नवाज शरीफ से पहली मुलाकात आपकी इत्तेफाकन हो गई इस सारे सिनेरियो के बाद, इससे पहले आप कभी भी नहीं मिले, और फिर मुलाकात के बाद आप नवाज शरीफ की तस्वीर भी कावे को भेज रहे हैं, व्हिच डज नॉट मेक सेंस टू मी, बट आप कह रहे हैं कि मैं बताना चाहता था देखें पाकिस्तान में हूं मैं। मेरे पास तस्वीरें और भी कई और भी तस्वीरें, वही तो कह रहा हूं, कहीं और की भेज देते सर। फाइनेंस मिनिस्टर दूसरे मुल्कों के भी हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि फोटो उतर गई तो आप उसको गलत लाइन पे कर लें, ये अच्छा अब आगे क्या होगा फिर? आपका एलिगेशन है, एक उनका एलिगेशन है, ये केस आगे कैसे बढ़ेगा? कौन सच्चा है कौन झूठा है, कैसे साबित करें सर? मैं फिर हल्फिया कह रहा हूं, ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैंने जर्मनी में सू कर दिया हुआ है सब मैंने जिन चैनल ने जिन लोगों ने मेरे नाम के मुताल्लिक गलत बातें की हुई हैं, मैं सब कुछ कोर्ट में चला गया हूं जर्मनी में। यूके में मैंने वकील से बात कर ली हुई है, वो सब तैयार कर रहे हुए हैं। अब मुझे किसी पॉलिटिकल की मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे अपने नाम की परवाह है। मैं अब देखूंगा कावे कहां तक पाकिस्तान ने तो ना इसको पकड़ा, मैं इसको पकड़ के दिखाऊंगा किस तरह पकड़े। तो कावे के खिलाफ आपने केस कर दिया है? केस कर दिया मैंने, जर्मन में कर दिया है, इंग्लैंड में मैंने अपने लॉयर से सब पेपर वगैरह भेज दिए हैं, सब
मेरे पास एविडेंस है, प्रूफ। और आपके पास ये एविडेंस भी है कि आपने उसको कोई रिश्वत ऑफर नहीं की, लेकिन उसने आपको $40 मिलियन ऑफर किए थे? बिल्कुल, ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है, वो पढ़ लेता है, क्योंकि ये तो कह रहा है ना। ठीक है, ये तो कह रहा है मैंने जी मेरे पास रिटर्न है, इसके रिटर्न है, इसके सब चीजें लिखी हुई है जिसमें ये मुझे ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुम डार साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसील से बता रहे थे कि ना उनकी नवाज शरीफ से कोई रिश्तेदारी है, ना उन्होंने नवाज शरीफ के बिहाफ पे $25 मिलियन रिश्वत ऑफर की कावे को ताकि उसका नाम, नवाज शरीफ का नाम इन्वेस्टिगेशन से निकाल दे, बल्कि इनका ये कहना है कि कावे ने उनको $40 मिलियन का कट ऑफर किया अगर वो पाकिस्तान से आउट ऑफ कोर्ट सेटल करवा देते हैं, जो ब्रॉडशीट वाला मामला था। वो ये भी कह रहे हैं कि तस्वीर भी उनको नहीं दिखाई, तस्वीर बाद में बनी थी, यानी कि कावे से 2 मुलाकात के बाद नवाज शरीफ से उनकी ये तस्वीरें लाहौर में बनी थी, जो उन्होंने बाद में कावे मुसावी को ईमेल की थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।